Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we had started our second chapter of class 10th of democratic politics, that is federalism. In our previous video, we had learned about how or why India is called the federal country or why Indian government is called the federal government. हमने की फीचर्स किए थे किस चीज़ के, फेडरलिज्म के। तो उसमें क्या होता है कि हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी 2 और मोर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वो सारी चीज़ें इंडिया में किस तरीके से फॉलो हो रही थी वो हमने किया था, जिसमें वी हैड सीन दैट द पावर्स आर शेयर्ड among central and the state government. As in our constitution, union, state and concurrent list define the powers of particular level of government. Union list की जो responsibilities हैं those comes under the central government. Then state list has the responsibilities of state government and concurrent list has the responsibility of both. ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड जो तरीका था वो क्या था, वी वर हैविंग होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमने कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर दो किए थे। तो इंडिया इज़ अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज our nation is a one nation, one large nation, a vast country having a vast area. अब उस एरिया को एक बनाए रखने के लिए what our government had done, our government divided it into small states on different basis, जिसमें से जो मेन था that was on the linguistic basis, on ethnic basis, on geography and on the ट्रेडिशन एंड कल्चर। बट जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। हेयर यू कैन सी द फर्स्ट मैप विच इज शोइंग द मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947। तो दिस कंप्लीट इज वन प्रोविंस, दिस कंप्लीट इज अनदर स्टेट, दिस इज थर्ड स्टेट, दिस कंप्लीट इज फोर्थ स्टेट, दिस इज फिफ्थ रीजन, दिस इज, तो आप देखेंगे हार्डली 8 to 10 रीजन्स आर हेयर। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ये वाला एरिया तो कट गया है ना, हमारा आधा पंजाब कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज डिवाइडेड नाउ। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द स्टेट्स आर रीफॉर्म्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स इतने कम थे, यहाँ पे कितने सारे हो गए हैं सेकंड मैप में आफ्टर 1947। सो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, ऑन डिफरेंट बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल अदर पार्ट्स या प्रोविंसेस और द स्टेट्स यू कैन से। और अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करते हैं तो एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स, जिसमें से अब जम्मू कश्मीर नहीं है, पहले 29 थे। तो नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड ईच स्टेट हैज़ देयर पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले हैं, हिमाचल उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले हैं, हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, कन्नड़ कर्नाटका, देन तमिल इन तमिलनाडु, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो in this way provinces or states are divided on the basis of language so that people of one language can be combined together in an area so that they will feel secure, they will feel united with each other and they can maintain their identity. Okay, आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट्स वर डन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज पर किया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद एथनिसिटी के बेसिस पर भी बनाए गए, ट्रेडिशन कल्चर के बेसिस पर भी बनाए गए, जैसे जो झारखंड और छत्तीसगढ़ निकला था, आई टोल्ड यू। देन वी हैड सीन दैट इंडिया एडॉप्टेड द लैंग्वेज पॉलिसी। हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। वी हैव नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि ऑफिशियल वर्क हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। वाई? बिकॉज इट इज़ स्पोकन बाय 40% ऑफ द पॉपुलेशन। बट देर आर मैनी अदर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय पीपल। अब आप साउथ इंडिया में चले जाओगे, इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, तो
very few people can speak or understand Hindi. तो इसलिए हिंदी के साथ साथ there are 21 other languages which were recognized as scheduled language. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन. अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी लैंग्वेजेस कम्स अंडर शेड्यूल्ड लैंग्वेज, तो देर आर टोटल 22. यहाँ 21 लिखा है बिकॉज अदर देन हिंदी है ये. तो अगर हिंदी को निकाल देंगे तो 21 बच जाएंगे. इंक्लूडिंग हिंदी देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस which are mentioned in our constitution. Now we will do the topic of decentralization. Centralization जब सब कुछ सेंटर में आता है, जब सब कुछ सेंटर की तरफ आ गया. ओके. डिसेंट्रलाइजेशन जब कोई बीच में से बाहर की तरफ जा रहा है. तो here this image is describing it very well that something is being distributed to अदर्स, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से दूर जाना. तो हमारे टॉपिक में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट. तो सेंटर टू स्टेट तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा सिस्टम चल ही रहा था इन आवर गवर्नमेंट, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लिसन टू इट वेरी केयरफुली. इन 1992 a special amendment took in our constitution towards decentralization. Constitution was amended to make the third tier, अभी तक जो है 2 level government हमारी जो है working in India. Third level was there but it was not recognized by the constitution. It was not having its independent powers. So in 1992 the third level government was given powers by the constitution and it made more effective and more powerful. अभी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है? जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. आप लोग पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं बेटा. नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. अब इसमें हुआ क्या? इसमें थर्ड टियर में भी जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है पंचायती राज सिस्टम, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस वर गिवन द रिजर्व्ड सीट्स. देयर इज़ अ रिजर्व सीट फॉर विमेन. और कितनी? 1/3. सिर्फ हमारी लोकल गवर्नमेंट ही है बेटा, सॉरी, सिर्फ हमारी लोकल गवर्नमेंट ही है जिसमें विमेन को 1/3 जो है सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन. अभी तक पार्लियामेंट लेवल पर या लोकसभा लेवल पर ये रिजर्वेशन अभी नहीं मिली है, लेकिन जो हमारी लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं देयर विमेन हैव द 1/3 रिजर्वेशन. They have their political rights there. An independent institution called the state election, और इनके जो इलेक्शंस भी प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि स्टेट लेवल के CM के MLAs के जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, उन्हीं की ड्यूटी है टू कंडक्ट और ऑर्गेनाइज द इलेक्शंस एट द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ पंचायती राज, जिसमें आपकी पंचायत प्लस म्यूनिसिपल इलेक्शंस आ जाते हैं. रूरल एरियाज़ में आपकी पंचायत होगी एंड सिटीज़ में आपके कौन सी गवर्नमेंट होगी? म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होगी. तो अभी हम बात करेंगे रूरल लोकल लेवल गवर्नमेंट की. तो रूरल गवर्नमेंट क्या है? हम सब जानते हैं पंचायत होती है गाँव में. रूरल इज़ अ विलेज एरिया. तो विलेज एरिया में क्या होता है? पंचायती सिस्टम होता है. तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नॉन एज पंचायती राज. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत. अगर इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, अगर गांव की पॉपुलेशन अच्छी है तो हर गांव की एक पंचायत होगी. अगर गांव बहुत छोटा है तो इट हैज़ इट्स पंचायत इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर विलेज, बट हर गांव की अपनी एक पंचायत होती है. दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. अब इस पंचायत में होते कौन कौन है? वार्ड मेंबर्स होते हैं, आप सबको पता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पंचेस बोलते हैं. और जो उनका हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरपंच. तो यानी पंचायत में हेड जो होता है, जो प्रधान होता है, उनको हम सरपंच बोलते हैं, और उनके जो को मेंबर्स होते हैं उनको हम पंच बोलते हैं. एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पीपल. अब इनके जो है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सरपंच के लिए भी और वार्ड मेंबर्स यानी पंचेस के लिए भी.
तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा, ऑल द एडल्ट ऑफ द विलेज दे कास्ट देयर वोट in their particular wards, okay, and whosoever comes in majority they get the position of the सरपंच और the पंच, जिस भी पोस्ट के लिए वो खड़े होते हैं। अब ये पंचायत काम कैसे करती है? इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, ओके, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा is a sabha or the council or the organization, whatever you say, of all the adult members of a village। एक गांव के जो जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, एडल्ट मेंबर्स में कौन आ जाएंगे? 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी लोग हैं वो सभी जो है ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वो सभी क्या करते हैं, वोट डाल के अपने पंचेज एंड सरपंच को चुनते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। अब यही बात मैंने आपको बताई कि ऑल द वोटर्स, अब वोटर्स कौन है? 18+, वो सभी किसके मेंबर्स हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें ना बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साल में एटलीस्ट मिनिमम 2 बार जो है ग्राम सभा प्लस पंचायत की मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें जो ग्राम सभा के लोग हैं, क्योंकि पंचायत किसके लिए काम कर रही है? गांव के लोगों के लिए। तो ग्राम सभा के लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ग्राम सभा के लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं? दे कैन आस्क फॉर द परफॉर्मेंस, they can discuss their further problems, they can discuss their further planning in the next upcoming days or years or months, whatever. They can discuss the performance of the panchayat, how the panchayat members are working. So this should be done. But अगर हम लोग रियलिटी की बात करें, आप अपने ही, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप अपने ही पेरेंट्स से पूछना कि कितनी ये चीज़ फॉलो होती है, कितनी जो है आपके गांव में ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है, पंचायत और जो गांव के सभी लोग हैं आपस में मीटिंग करते हैं, कितनी जो है गांव की प्रॉब्लम डिस्कस होती है? कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट बीइंग डन, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसा होना चाहिए। तो समवेयर आवर पंचायत या पॉलिटिकल वर्किंग वी कैन से इज़ लैकिंग बिहाइंड। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे ग्राम पंचायत का? हम सब जानते हैं कि कुछ ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति के अंडर आती है और कुछ पंचायत समिति मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं। ओके, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक समिति और अ मंडल। The members of this representatives body are elected by all the पंचायत members in the area। अब ये पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन चुनता है? ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं। All the पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है और कुछ पंचायत समिति को मिलाकर एक जिला परिषद बनती है। एंड द जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। उनको हम चेयरपर्सन ही बोलते हैं, चेयरमैन ही हम बोलते हैं, जो जिला परिषद के हेड होते हैं। अभी इसी को अगर हम लोग ऊपर से नीचे, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, इसी को हम नीचे से ऊपर देखें तो यानी कि सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल यूनिट है रूरल लेवल पर वो क्या है? जिला परिषद। आप ये बॉक्स के थ्रू समझें, जिला परिषद। जिला परिषद को डिवाइड कर दिया पंचायत में। अब दिस वन बॉक्स इज वन पंचायत समिति, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। और अब पंचायत समिति को किस में डिवाइड कर दिया? आप ये छोटे बॉक्सेस देख सकते हैं, दीज आर दी ग्राम पंचायत्स। तो जिला परिषद को जैसे क्या है बेटा, अभी इसी को हम ऊपर से नीचे देखें। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? सबसे पहले है नेशन। नेशन को डिवाइड कर दिया स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया, आप कह सकते हो
जैसे ये पंचायत समिति है ब्लॉक में, जिसको हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और ब्लॉक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया विलेजेस में। तो ये जो जिला परिषद है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है, पंचायत समिति है ये ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट है, और जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की है, और जो हमारी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारी नेशनल लेवल की है। तो आई होप आपको ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जैसे अभी हमने रूरल स्ट्रक्चर देखा है वैसे ही जो है सिटीज़ में या टाउन्स में स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती हैं। जो हमारे छोटे टाउन्स होंगे वहाँ पे हमें म्यूनिसिपल कमिटीज़ मिलेंगे, जो हमारे बिग टाउनशिप्स होंगे, जो हमारे बिग सिटीज़ होंगे वहाँ पर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेगी। और जैसे पंचायत का हेड कौन होता है, हमारा सरपंच होता है, ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं, सिटीज़ में कौन होते हैं, मेयर होते हैं। सिटीज़ में कौन होते हैं बेटा, मेयर होते हैं। ओके, सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमिटीज़ एंड ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, ज़िला परिषद सभी आते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर द थर्ड टियर ऑफ स्ट्रक्चर which has been recognized in 1992 after the amendment in our constitution। और आपकी बुक में भी पुराना डाटा दिया होगा। अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करते हैं, एज ऑफ 2020 देयर वर अबाउट 3 million इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द पंचायत, नियरली 1.3 million आर women। कि अगर हम लोग बात करें टोटल तो कितने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 3 million, और जिसमें से 1.3 million क्या हैं, women हैं, they are women, 1.3 million are women। Why? Because they got their legalized reservation in the local self-governing bodies। इसलिए जो है इनकी स्पेशल सीट्स आती हैं, they contest the election and they win। Okay, so students, here our chapter is finished। I hope that it is clear to you all। Still, if you have any doubt, please feel free to ask। Have a good day।